नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैसे आप सब लोग? काफ़ी दिनों के बाद आज हम मिल रहे हैं फिर से कुछ खास बातों को लेकर। उससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि आज के वर्ल्ड मीटर पर कोरोना वायरस की जो संख्या है वो जागतिक तौर पर क्या है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे जग में, इस धरती पर टोटल 78,84,904 कोरोना वायरस के केसेस हैं। इन केसेस में लगभग जो डेथ रेट है, मृत्यु का जो दर है, 4,32,638। इतने जो लोग हैं वो इस कोरोना के युद्ध में शहीद हो गए। पर ये आपको जानकर और खुशी होगी कि इसमें रिकवरी रेट भी लगभग 40,50,000 जो लोग हैं इसमें रिकवर हो गए, वो ठीक हो गए, अपने अपने घर चले गए। आज दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है यूएसए यानी अमेरिका, जिसमें लगभग 21,42,224 केसेस है। ब्राज़ील में 8,50,790 केसेस है। रशिया 3 नंबर पर है, 5,28,960 केसेस। और हमारा जो भारत देश है, इंडिया जो है, वो आज 4 नंबर की रैंकिंग पे आ गया है। 3,21,963 केसेस है। 3,21,963 केसेस। टोटल जो हमारे देश में मृत्यु हुई है कोरोना वायरस से वो है 9,204। और रिकवरी जो है, यानी कितने लोग हैं जो इसमें से ठीक होकर अपने अपने घर गए, वो है लगभग 1,62,439। Approximately 1,62,439 people have recovered. बहुत जिन लोगों से मेरी बात होती है नॉर्मली, तो उनका ये कहना है कि यार कि हमारे देश की कठिन परिस्थिति है। पहले हम लोग 15 नंबर पे थे, 15 नंबर से हम 10 पर आ गए, 10 से अभी हम 7 पे आ गए, 7 से हम आज की तारीख में 4 नंबर पे आ गए। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे ये कहा था कि डू नॉट पैनिक, डू नॉट पैनिक। कई हमने सुना है ना, डर के आगे जीत है। लेकिन नहीं, इस सिचुएशन में, कोरोना वायरस की इस सिचुएशन में डर के आगे कोई जीत नहीं है। अगर आप डर गए हो, अगर आप पैनिक कर रहे हो, अगर आप मानसिक रूप से आप इसमें डर रहे हो और इसे हैंडल नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो कोरोना वायरस से नहीं मरेंगे। ज़्यादा जो लोग हैं वो इस डर से, इस पैनिक से मरेंगे। और ये तो हम अपने आसपास देख ही रहे। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो रही है, जिनकी मृत्यु हाई बीपी से हो रही है, जिनकी मृत्यु और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो रही। अस्पतालों में अगर हम नज़र डालते हैं तो कोरोना वायरस के पेशेंट तो है ही है, साथ ही साथ बहुत सारे लोकल हॉस्पिटल्स में दूसरी बीमारियों के लिए लोग एडमिट हुए हैं। क्योंकि ये सब नतीजा है पैनिक का, ये सब नतीजा है डर का। तो मैं फिर से कह रही हूँ कि डर के आगे कोई जीत नहीं है। जो नहीं डरेगा वही इसको पार कर पाएगा। खैर, आज का जो हमारा विषय है वो कोरोना वायरस का नहीं है। आज का जो विषय है हमारा, ये मेरे दिल के बहुत ही नज़दीक का इशू है। ये मेरे जीवन का एक सार जिसको समझ सकते हैं, ये इशू आज है। आज मैं बात करना चाह रही हूँ कि स्कूल और कॉलेज, इनकी जो शुरुआत है वो कब होगी। स्कूल और कॉलेज की शुरुआत कब होगी, ये एक इशू है। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको इसमें कोई ज्ञान नहीं है, जिसको स्कूल सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, जो टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, जो प्रिंसिपल नहीं है, जिनका इस फील्ड से दूर दूर का कोई नाता नहीं है, वो आज सोशल मीडिया में स्कूल कॉलेज की शुरुआत होने के बारे में, उनकी बंद होने के बारे में, उनकी फीस के बारे में जो मुंह में आ रहा है वो बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, शिक्षण क्षेत्र जो है, एजुकेशन जो फील्ड है, ये मेरे जीवन का सार है। मैं आज अगर कुछ भी में, अगर मेरी कोई पहचान है, मेरा कोई अस्तित्व है, तो वो शिक्षण की वजह से, वो शिक्षा की वजह से है। क्योंकि और मैं ये समझती हूँ कि इस विषय पर बोलने के लिए
मुझसे ज़्यादा उचित व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि मेरा अपना जो करियर का शुरुआत था, मैंने एज अ ट्यूटर किया था, एज अ ट्यूटर। फर्स्ट मैं एक ट्यूटर थी, उसके बाद मैं एक टीचर बनी। टीचर बनने के बाद जैसे जैसे क्वालिफिकेशन मेरी इम्प्रूव हुई, मैं प्रोफेसर बनी, फिर मैं स्कूल प्रिंसिपल बनी, फिर मैं कॉलेज प्रिंसिपल बनी। एंड मैं ये बहुत प्राउडली आज ये कह सकती हूँ, बहुत गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी जैसे प्रख्यात और बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम उम्र में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रिंसिपल बनने वाले व्यक्तियों में से एक मैं हूँ। मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं इस फील्ड से हूँ, और आज की तारीख में मैंने ये सब जॉब कर लिए, ये अनुभव मैंने लिया हुआ है। मैंने अनुभव लिया है कि बच्चों को ट्यूशन किस तरह पढ़ाते हैं। मेरे अनुभव में शामिल है कि टीचर क्या होती है। मेरे अनुभव में ये शामिल है कि एक प्रिंसिपल जो है वो स्कूल को किस तरह नियंत्रण में रखता है या किस तरह चलाता है। मेरे अनुभव में ये भी है कि कॉलेज प्रिंसिपल जो है उसकी क्या रोल होती है, उसकी क्या ड्यूटीज़ होती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। साथ ही साथ कालांतर के बाद, एक समय के बाद, जब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे इतना इसमें ज्ञान हो गया कि शायद मुझे समाज को कुछ रिटर्न भी देना चाहिए, तब मैंने बहुत हिम्मत करके अपने स्कूल स्थापित किए। आज मेरे पास 3 स्कूल है और डिग्री कॉलेज भी है। तो इस सिस्टम को मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझता। जब से मैंने होश संभाली है, मैंने शिक्षण क्षेत्र में जो है, शिक्षा क्षेत्र में अपना कदम रखा है, और मेरे जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो शिक्षा क्षेत्र में जो है वो व्यतीत हुआ है। इसको अंदर बाहर, इस सिस्टम को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं इसको अंदर बाहर एक टीचर के रूप में जानती हूँ, मैं इसको अंदर बाहर एक मैनेजमेंट, एक ट्रस्ट के प्रेसिडेंट के रूप से जानती हूँ। तो इस विषय में आज मैं बोलना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये अटकलें लगाई कि स्कूल कब चालू होंगे या कॉलेज कब चालू होंगे, या ये कॉलेज नहीं चालू होने चाहिए या स्कूल नहीं चालू होने चाहिए। मैं समझती हूँ ये जो डिसीजन है, ये जो है हमारी राज्य सरकार, जो हमारी केंद्रीय सरकार है, ये लोग ज़्यादा उपयुक्त है इस बारे में डिसीजन लेने के लिए। इसलिए आम लोगों को, और जिनका इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं, उन लोगों को इस बारे में ज़्यादा भविष्यवाणी करने की भी ज़रूरत नहीं है, और इस तरह के स्टेटमेंट जो है ऊटपटांग वो भी डालने की ज़रूरत नहीं कि 1 साल जो है स्कूल कॉलेज नहीं होने चाहिए, कि पूरा एक एकेडमिक ईयर जो है स्कूल कॉलेज नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें मैंने सुनी। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये दिवाली के बाद ओपन होना चाहिए, ये नए साल में ओपन होना चाहिए, और इस तरह। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि केंद्र सरकार की भी ये कोशिश है, राज्य सरकार की भी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द स्कूल कॉलेज जो है वो किसी भी तरह शुरू हो जाए। इसमें निजी फ़ायदा उनका किसी का नहीं है। यहाँ पर बात है ज्ञान की। यहाँ बात है कि जो बच्चे घर में बैठे हैं, अगर एक बच्चा 1 साल घर में बैठ रहा है तो उसके ज्ञान अर्चना में या ज्ञान अर्जन करने में बहुत भारी नुकसान होता है। आप जानते हैं बहुत सारे बच्चे, समझो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, पहली कक्षा में पढ़ रहे हैं। पहली कक्षा में पढ़ने वाले कोई बच्चे 6 साल के होते हैं, कोई 7 साल के होते हैं, कोई 8 साल के होते हैं, कोई 9 साल के भी होते हैं, जैसे जिनको स्कूल में डाला जाता है। सही समय में जो बच्चे आते हैं, मानसिक रूप से उनका विकास उस तरह होता है। जहाँ आपने ज़िंदगी का, शालेय जीवन का, शिक्षा के जीवन का 1 साल आपने अपना गवा दिया है, तो ये नुकसान आपको आगे महसूस होता है। जब आप कॉलेज चले जाते हो, जब आप नौकरी के लिए चले जाते हो, उस समय में ये 1 साल या ये 2 साल जो है, ये बहुत बड़ा फ़र्क आपके लाइफ में कर जाता है। दोस्तों, बहुत लोगों ने तो ये कब शुरू होंगे, ये मैं सोचती हूँ कि द गवर्नमेंट जो है उनको डिसाइड करने दीजिए सही समय पे, क्योंकि सभी के बाल बच्चे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिनके बाल बच्चे नहीं है। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय किए जाएंगे। उसके बावजूद राज्य सरकार की ये कोशिश है कि किसी तरह बच्चों को घर बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ पढ़ाया जाए, वो ऑनलाइन के माध्यम से हो या टीचर कनेक्ट से हो या फ़ोन से हो। ये तो अभी डिसाइड हो रहा है, ये अभी ट्रायल एरर के ऊपर चल रहा है, या ट्रायल बेसिस पे ये चीज़ें हो रही है। तो बहुत हम लोगों को पहले ये बहुत ज़्यादा सोचना ज़रूरी है कि हमारे बच्चों की सुरक्षा जो है वो इस देश में, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारा भविष्य है, तो ये इस देश की हर राज्य सरकार
और इस देश की केंद्रीय सरकार जो है उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन होगा कि बच्चों को किस तरह जो है बचाया जाए, किस तरह उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो चलती रहे और इसमें कोई विघ्न नहीं आए, कोई इसमें बाधा नहीं आए। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये सिस्टमैटिक ढंग से ये हो पाएगा। दूसरा मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक विषय जो है जिसके बारे में हम व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जिसके बारे में हम फेसबुक पे भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया में है, कि सभी स्कूल्स जो है इन्होंने फ़ीस नहीं लेनी चाहिए, या स्कूल्स जो है बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, या स्कूल जो है ऐसे समय में भी लोगों से फ़ीस मांग रहे हैं। मैं खुद एक ट्रस्ट की प्रेसिडेंट हूँ। मैं खुद लगभग 3 स्कूल चला रही हूँ, एक कॉलेज डिग्री कॉलेज चला रही हूँ जिसमें होटल मैनेजमेंट है, जिसमें BSc IT है। मैं आपको कॉन्फिडेंस से कहती हूँ कि सभी बाल बच्चे वाले हैं, और ऐसा एक भी केस नहीं है कि जहाँ पर मेरी ज्ञान में, मेरी संज्ञान में, कि जहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट ने या प्रशासन ने पेरेंट्स को फीस के लिए तगादा लगाया है। कुछ जगह पे ये हुआ होगा, तो कुछ लोगों की वजह से सभी लोगों का नाम जो है वो बदनाम होना गलत है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, जितने लोगों को मैं जानती हूँ, जिनसे मैं परिचित हूँ, तो इंसानियत जो है वो सभी में कूट कूट के भरी है। आपको मालूम है ये देश जो है, ये देश गुरुओं का देश है, ये देश गुरुकुल का देश है, ये देश है जहाँ साधु संत महात्मा जो है वो हमारे गुरु हुआ करते थे, और शिक्षक जो है उसका जो आदर है, उसका जो सम्मान है, वो सबसे ऊपर माना जाता था। कई जगह में माँ बाप से भी ज़्यादा शिक्षक जो है उसको महत्व दिया जाता है। आपको तो अनगिनत ऐसी कथाएं मालूम है कि जहाँ पर द्रोणाचार्य को एकलव्य ने अपने अंगूठा काट के दिया था। ये वो एग्जाम्पल है, ये वो उदाहरण है जहाँ पर शिक्षक के लिए, अपने गुरु के लिए सबसे ज़्यादा सम्मान दिखाई देता है। लेकिन आज एक माहौल ऐसा बन रहा है कि जहाँ पर इन गुरुओं को, इन शिक्षकों को, इन शिक्षण देने वाले संस्थाओं को, विद्यालयों को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है। साथ ही साथ इनका अपमान करना भी एक आम बात हो गई है। इतने जल्दी गुरु शिष्य का जो नाता है, और एक गुरु जो है वो सिर्फ आपके बच्चों का गुरु नहीं होता है, वो गुरु जो है वो आपका भी गुरु है। स्कूल में जहाँ पर एक मैनेजमेंट होता है, जहाँ पर एक प्रिंसिपल होता है, जहाँ पर टीचर होते, तो वो सिर्फ आपके बच्चों के टीचर नहीं होते, वो आपके भी टीचर होते। कई बार वो आपको वो चीज़ें सिखाते हैं जो आपको भी आपके बच्चों के बारे में मालूम नहीं होती है। वो आपको वो चीज़ें बताती है कि जो आपको करनी चाहिए ताकि आपके बच्चों का विकास अच्छे से हो जाए। लेकिन आज कितने कम समय में बहुत जल्दी जो है गुरुओं का अपमान जो है हम आम देख रहे हैं। शिक्षण विद्या संस्थानों का और शिक्षण के जितने भी विद्यालय हैं उनका अपमान हम आम देख रहे हैं। किस चीज़ के लिए? इस बात को लेके हो रहा है कि फीस जो है नहीं लेनी चाहिए, और फीस जो है वो कम लेनी चाहिए, या इसी तरह की बातें हो रही है कि फीस 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 को लेकर बात हो रही है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि फीस को ध्यान में रख के बिजनेस मॉडल पे चलने वाले बहुत कम स्कूल हैं। जो इंटरनेशनल बोर्ड चला रहे, जो CBSE के बोर्ड शायद चला रहे, जिन स्कूल्स में इस तरह के अभ्यासक्रम दिए जा रहे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा फीस जो है ली जा रही है। लेकिन आप ये जानते हैं कि जब हम एडमिशन के लिए जाते हैं, हर पेरेंट को ये मालूम होता है, हर पालक को ये मालूम होता है कि इस स्कूल में ये फीस है। उसके बाद भी लाइन लगाकर लोग वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। आपको पूरी तरह जानकारी है कि ये फीस होगी, और वो बहुत सारे स्कूल में एडवांस में आपको बताया जाता है कि ये फीस आपकी है। फिर आप वहाँ पर एडमिशन लेते हो, एडमिशन ले रहे हो, आपके बच्चों को बेस्ट चीज़ें भी बहुत जगह पे दी जा रही है। कुछ स्कूल हैं जहाँ पर जस्ट बिजनेस है और पैसा बनाना उनका मोटिव है, और बच्चों का जो विकास है या बच्चों को आगे जो देना चाहिए वो क्वालिटी वो मेंटेन नहीं कर पाते। इन चंद स्कूल्स को छोड़कर जो बहुत ज़्यादा फीस ले रहे और जो इस तरह के बोर्ड चला रहे, या समझो पेरेंट्स को सता रहे, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सब अच्छे, सब दूध के धुले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ होंगे, लालची लोगों की भी कमी नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ और स्कूल्स के बारे में बताना चाहती हूँ। एक तरह के स्कूल है जो एडेड स्कूल्स बोलते हैं हम, जिसको एडेड स्कूल कॉलेजेस, जिनको गवर्नमेंट से पूरा एड आ जाता है, जिनको ग्रांट आ जाती है। उन स्कूल का पूरा खर्चा, उन स्कूल्स का पूरा जो है स्टाफ का सैलरी हो गया, वहाँ पर लगने वाला जितना भी साहित्य है, जितना भी सामान है, लेबॉरेटरी का इक्विपमेंट है, साथ ही साथ फर्नीचर जो है, या कोई भी उस स्कूल से रिलेटेड जो चीज़ें, उसका पूरा जो है
बिल्स या पूरा जो ग्रांट है उसके लिए पूरी जो अर्थ सहायता जो है वो गवर्नमेंट से आती है। लेकिन मैं आपको कुछ और स्कूल्स के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि जो अनएडेड है, जो सेल्फ फाइनेंस, आजकल तो सेल्फ फाइनेंस एक फैशन है, एक रूल है कि जहाँ पर नए स्कूल अगर उनको परमिशन चाहिए तो उनको सेल्फ फाइनेंस बेस पर ही उनको लेना है। तो सेल्फ फाइनेंस के बेस में मतलब उनको पूरा खर्चा अपना खुद उठाना है। ऐसे स्कूल्स में प्राय नए स्कूल्स में फीस जो स्ट्रक्चर है वो भी कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो और ये बात है, और कॉन्वेंट स्कूल्स भी है। तो ये सब जो स्कूल्स है, ज़रूरी नहीं कि हर स्कूल जो वो 1 लाख रुपये फीस ले रही है। बहुत कम स्कूल्स है जहाँ पर इस तरह के बड़े अमाउंट में फीस वगैरह ली जा रही है। ज़्यादातर जो स्कूल है उनकी जो साल भर की जो फीस है वो 20,000 के आसपास है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, मीडियम। और पेरेंट्स देखकर ही वहाँ पर जाते हैं कि इतनी फीस है और हमको देनी पड़ रही है या देनी हम दे सकते हैं। और भी ऑप्शंस है, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की भी स्कूल है, देन जिला परिषद के भी जो स्कूल है जहाँ पर आपको कोई फीस नहीं भरनी रहती। तो जिसको जैसा चाहिए वो हिसाब से लोग अपना एडमिशन लेते हैं। स्टेट बोर्ड के ज़्यादातर जो स्कूल है उनकी फ़ीस जो है वो कम है। साथ ही साथ कॉन्वेंट स्कूल्स है जहाँ पर भी फीस आपको कम होगी, या कुछ अगर बहुत ज़्यादा क्वालिटी में है तो वो हिसाब से फ़ीस होगी। पर मैं आपकी नज़र में एक बात आज लाना चाहती हूँ, ज़्यादातर स्कूल्स में, कॉन्वेंट स्कूल्स में, स्टेट बोर्ड के स्कूल में मैं समझती हूँ लगभग 25% जो बच्चे हैं वो फीस भरते नहीं हैं। मैं अपने अनुभव से भी ये बता रही हूँ, लगभग 25 से 30% जो बच्चे हैं जो गरीब घरों से आते हैं, तो जो शुरू से ही जिनको कंसेशन दिए जाते हैं, शुरू से ही जिनको किताबें भी स्कूल की तरफ से दी जाती है, यहाँ पर ऐसे भी केसेस होते हैं कि जहाँ पर उन बच्चों के मदर या फादर, माँ या पिता, या घर में जो कमाने वाला जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे समय में इन बच्चों को, मेरे संज्ञान में तो ऐसा नहीं कि स्कूल से निकाला जाता है, किसी भी तरह उनका जो साल है वो कंप्लीट किया जाता है। मैं अपना बता रही हूँ, मेरे स्कूल में लगभग 25 से 30% बच्चे ऐसे जो फ्री पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा होंगे, कम नहीं। बाकी जो बच्चे हैं, समझो लगभग 70% जो बच्चे, उनमें से भी लगभग 50% बच्चे हैं जो नॉर्मल जो फीस है उसमें भी जिनको कंसेशन दिए जाते हैं, और कंसेशन देकर फिर उनको एडमिशन दिया जाता है। इसके बाद कुछ ऐसे मतलब घटनाएं हो जाती है बच्चों के जीवन में, उनके स्कूल के ड्यूरेशन में, कि जहाँ उनके पिता जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है, या घर में कमाने वाले व्यक्ति जो है उनका मृत्यु हो जाती है। ऐसे समय में हमारे स्कूल में हम इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वहाँ से 10वीं तक जो है फ्री हम करके देते हैं। साथ ही इन बच्चों को और इनके जैसे ही और भी जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी कुछ मजबूरी है, जिनके कुछ प्रॉब्लम है, जो आकर हमसे बात करते हैं कि ये हमारी तकलीफ़ है, उन सब को किताबें हम फ्री में दे रहे हैं, उनको यूनिफॉर्म हम फ्री में दे रहे हैं, उनका साल भर का जो फीस है उसको भी हम खुद अपने बाहर से हम उसको उठा रहे हैं। साथ ही साथ और भी जितनी भी मतलब इसके अलावा भी पेरेंट्स को और बच्चों को साल भर में जो भी सपोर्ट लगता है उसके लिए स्कूल जो है, विद्यालय जो है, वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए सजग होते हैं। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, और मैं ये डिक्लेयर आज ओपनली डिक्लेयर करना चाह रही हूँ कि मेरे जो 3 स्कूल हैं वहाँ पर जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे अभी इस लॉकडाउन के पीरियड के बाद, वो जब से आएंगे वहाँ से आगे की फ़ीस हम लेंगे। उसके पहले का जून से लेकर वहाँ तक का 1 भी रुपया फ़ीस हम नहीं लेंगे। इसके बाद उनकी कंडीशन देखकर, उनकी परिस्थिति के हिसाब से जो बच्चे या जो पालक हमसे बात करेंगे, जो पेरेंट हमसे बात करेंगे कि ये हमारी समस्या है, उनको उस हिसाब से हम कंसेशन देंगे। जहाँ ज़रूरी है उनकी पूरी फ़ीस भी हम माफ़ करेंगे 1 साल के लिए, या जब तक वो भरने लायक नहीं हो जाते। तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये होगा। आप कोई भी और संस्था मुझे दिखाओ, आप कोई भी और बिजनेस मुझे दिखाओ, आप कोई भी और सेक्टर मुझे दिखाओ कि जहाँ पर आपको इस तरह की सहूलतें जो है मिलेंगी। मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आमतौर पे भी, लॉकडाउन का पीरियड आप छोड़ दीजिए, आमतौर पे भी साल भर में स्कूल में लगभग 30% जो बच्चे हैं वो फीस भरते नहीं हैं, या बहुत कम फीस भरते हैं। बहुत सारे पालक ऐसे होते हैं कि वो अलग अलग बहाने करते हैं स्कूल में कि जहाँ पर वो फीस नहीं भर सके। जैसे हमारी दादी गुजर गई है तो हम फीस नहीं भर पाते,
इस तरह के बहुत सारे जो रीज़न है वो कुछ जेन्यून होते, कुछ सचमुच होते, कुछ रीज़न जो है वो जेन्यून नहीं भी होते। उन सब चीज़ों को संभाल कर हम उनको कंटिन्यू, उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। पालक जो है, पेरेंट, उसका रोल वहाँ तक है जहाँ तक वो बच्चों को स्कूल में ला रहा है। उसके आगे वहाँ से उस बच्चे को संस्कार देना, उस बच्चे को पढ़ाना, उसको लिखाना, उसमें क्या कमियाँ है उन कमियों को सुधारना, ये पूरा जो काम है, ये पूरा जो भार है, ये जो स्कूल में जो मैनेजमेंट है, जो प्रशासन है, साथ ही जो शिक्षक है, साथ ही जो और भी कर्मचारी है, ये बहुत ध्यान से उठाते हैं। आपको ये भी मैं बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो बच्चों को स्कूल में छोड़ देते और उनको लेके घर जाना भूल जाते। ऐसे समय में भी स्कूल होता है, टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं जो इन बच्चों को अपने घर लेकर जाते या उनको उनके घर तक पहुंचाते। ये सब दायित्व जो है वो स्कूल निभाते। इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मेरा जो कॉलेज है होटल मैनेजमेंट का और BSc IT का, कॉलेज तो अगस्त के बाद ही शुरू होने वाले, उसके पहले तो नहीं होंगे, ये ऐसा एक अंदाज़ है। तो उनका कोई फीस का कुछ इसमें लेना देना नहीं। फिर भी मैं अपनी तरफ से ये ओपन फोरम में आज डिक्लेयर करती हूँ कि मेरा जो हॉस्पिटैलिटी का कॉलेज है, होली मारिया कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, इसमें जो अभी एडमिशन लेंगे इस करंट ईयर में 2020 और 21 के सत्र में, उनको शुरू से ही 25% कंसेशन में देती हूँ, जबकि उनका लॉकडाउन में स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। कॉलेज में कंसेशन देने के सिस्टम भी बहुत नहीं है। फिर भी मैं अपनी तरफ से मैं ये पहल करना चाहती हूँ कि मुझे सुनकर शायद और भी जो संस्था चालक है, शायद और भी जो मैनेजमेंट है, वो इसी तरह का जो है डिसीजन लेंगे स्टूडेंट्स के हित में और पेरेंट्स जो है उनके हित में। आप अगर एडमिशन चाह रहे हैं होटल मैनेजमेंट में और BSc IT में, मुझे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रिस्क्राइब फीस है उसमें 25% जो कंसेशन है मैं आपको दूंगी। बाकी भी जो सहूलियत आपको लगेगी वो देने के लिए मैं आपसे आज वचनबद्ध हूँ। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपके नज़र में आज लाना चाहती हूँ कि आप जानते हैं कि टीचिंग फील्ड के जो लोग हैं वो सिर्फ टीचिंग का काम नहीं कर रहे, और मैं ये अच्छी तरह बता सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक ट्रस्ट की प्रेसिडेंट हूँ, स्कूल कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, देन टीचर थी मैं खुद, मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया है बच्चों को। तो इस फील्ड में मैंने A से लेकर Z तक मैंने सब देखा हुआ है। आप जानते हैं एक टीचर जो है या शिक्षण के इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्यरत लोग हैं वो सिर्फ टीचिंग का काम नहीं कर रहे। आप जानते हैं इस देश में बार बार जो इलेक्शंस होते हैं, छोटे लेवल के, बड़े लेवल के, उससे बड़े लेवल के, MLA MP कॉरपोरेटर, सब लेवल के इलेक्शन जब होते उन सब इलेक्शन की ड्यूटीज़ पर टीचर लगते हैं। पल्स और पोलियो के जो ड्रॉप दिए जाते हैं, हज़ारों करोड़ों बच्चों को जो पोलियो के ड्रॉप दिए जाते हैं वो भी टीचर दे रहे हैं। आप जानते हैं आज की तारीख में कोरोना वायरस चल रहा है, टीचर्स का डॉक्टरी पेशे से, मेडिकल लाइन से कोई भी लेना देना नहीं है। ABC उनको ज्ञान इसमें नहीं है। उसके बाद भी आज आरोग्य केंद्र पे उनको बुलाया गया है ड्यूटी पर और वो हाजिर हुए। तो कर्तव्य में तत्परता दिखाने में और कर्तव्यों को पार करने में शिक्षण पेशा जो है, शिक्षा फील्ड से रिलेटेड जो है, वो सबसे आगे होते हैं। कोई दिन अगर इस देश में युद्ध की स्थिति आती है तो आप देखोगे कि शिक्षण क्षेत्र में जो शिक्षक है, यहाँ पर जो कर्मचारी यहाँ पर है, वो भी आपको बॉर्डर पे युद्ध में लड़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि हमने किसी भी काम के लिए इस पेशे के लोगों ने नहीं बोलना सीखा ही नहीं है। जहाँ पर भी इनकी ज़रूरत है वहाँ पर ये काम के लिए हाजिर हुए। दोस्तों, मैं ये एक अच्छा बात आपको मैं जब बता रही हूँ, साथ में मैं ऐसे भी लोगों के बारे में बताऊँगी, ऐसे भी टीचर है जो कामचोर होते हैं, ऐसे भी संस्थान होते हैं, ऐसे भी मैनेजमेंट होते हैं, ऐसे भी स्कूल जो होते हैं कि जिनका बिजनेस जो है पैसे बनाना है, जिनका बिजनेस है लूटपाट करना, क्योंकि इनकी बाहर की एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी होती है और अंदर जो बच्चों के साथ होता है वो एक अलग स्टोरी। लेकिन ये बहुत गिने चुने लोग हैं, 100 में से बहुत गिनती में बहुत लोग ऐसे हैं। बाकी सभी लोगों में मैं एक संस्था चालक के रूप में आपसे बता सकती हूँ कि अच्छा काम हो रहा है। और थोड़ा हमको कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विश्वास का हमारा संबंध है। स्कूल एक मंदिर होता है, विद्यालय मंदिर की जगह में होते हैं। आपको तो मालूम है कि विद्यालय जो है विद्या मंदिर कहा जाता है और शिक्षक जो है वो गुरु या देवता के बराबर उनको समझा जाता है। थोड़ा विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश्वास की जो डोर है बहुत ही कच्ची और बहुत ही नाजुक होती है। आज के समय में विश्वास की जो डोर है वो हमारी कहीं टूटती हुई नज़र आ रही है।
विश्वास की हमारी जो ये श्रृंखला है, शिक्षा देने वाली संस्थान, शिक्षक और आम पालक और आम पब्लिक, इसमें जो ये विश्वास का जो धागा है वो आज ये टूट ना पाए। मैं आपसे ये खास आज हाथ जोड़ के मेरी आज विनती है आपसे कि शिक्षा संस्थान जो है, शिक्षा के जो केंद्र है, विद्यालय जो है, उनको विद्या के मंदिर ही रहने दीजिए। उनको इस तरह पब्लिक में, मीडिया में इनके बारे में अपशब्द यूज़ करके, इनके बारे में बुराई करके, इस बहुत ही अच्छे और नोबल प्रोफेशन जो है, सबसे ऊंचे दर्जे के इस प्रोफेशन को आप उसका नाम जो है खराब ना करिए, इसमें एक कालीमा नहीं फांसिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर्स के लिए आपको रिस्पेक्ट होना चाहिए। आपको आज मालूम है कि टीचर्स से ये कहा जा रहा है कि भी आप ऑनलाइन पढ़ाइए। ये ज़्यादातर टीचर जो है ये ट्रेंड नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, लेकिन आज वो ये भी करने वाले हैं, क्योंकि ये उनसे कहा जा रहा है कि आपको करना है। अभी ये भी समय आएगा कि वीडियो कॉल से हम बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ये भी समय आ सकता है। मतलब जैसा जो समय है उस हिसाब से ये जो स्कूल सिस्टम जो है वो अडेप्ट करेगा, स्कूल सिस्टम जो है वो एडजस्ट करेगा। तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया में, हम व्हाट्सएप में, हम अलग अलग मीडिया में, फेसबुक में, स्कूल सिस्टम, स्कूल टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट के बारे में बुरा ना लिखें। अगर आपको बुरा अनुभव आया है तो ज़रूर इसको सबको बताइए। अगर बुरा अनुभव आपको आ रहा है, आपको बुरे लोग मिल रहे हैं, मैं तो बिल्कुल कहूँगी कि आप उनका पर्दाफाश करिए। लेकिन जहाँ अच्छे लोग हैं, जहाँ अच्छा काम हो रहा है, उनकी तारीफ भी तो होनी चाहिए, उनके लिए भी दो अच्छे शब्द होने चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा गुजारिश आपसे करूँगी कि स्कूल सिस्टम जो है ये एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। टीचर्स जो है एक रिस्पेक्टेबल व्यक्ति होता है, तो इनका जो रिस्पेक्ट है, इनका जो स्टैंडर्ड है, इनके प्रति हमारी जो एक ऑनर की एक भावना होती है, उसको मत गिराइए। जो आदर इनके लिए हमारे संस्कृति में पुरातन काल से बताया गया है, हमारे भारत की संस्कृति में गुरु का महत्व जो है वो सबसे ऊपर दिया गया है, तो उस महत्व को कम मत करिए। सिर्फ फेसबुक में आपको कुछ चटकारे वाली खबर देनी है, सिर्फ फेसबुक में आपको छाना है, या आपको कमेंट्स की एक भरमार चाहिए, उसके लिए स्कूल सिस्टम जो है इसको टारगेट मत करिए। हाँ, जहाँ आपको बुराई दिखाई दे रही है तो वहाँ पर आप कंसर्न डिपार्टमेंट में बात करिए और उनको बिल्कुल ओपन करिए। लेकिन जहाँ अच्छा काम हो रहा है, क्या 2 लाइन अच्छा उनके लिए भी लिखा जा सकता है? सोचिए, लिखना चाहिए, लिखा जा सकता है। और मैं इस फील्ड से ही हूँ, मैं इस फील्ड में वहाँ से हूँ कि जहाँ पर मैंने टीचिंग से स्टार्ट करके पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रिंसिपल तक मैं पहुँची हूँ। उसके बाद अपनी छोटी छोटी जो है स्कूल मैंने एस्टैब्लिश किए, अपना छोटा कॉलेज का प्रोजेक्ट्स मैंने चालू किया है, और मैंने पूरा इसमें अंदर बाहर जो है इसका सार मैंने देखा है। दोस्तों, बहुत कम गिने चुने लोग हैं जिन लोगों ने इस पेशे का एक बाज़ार बना दिया है, लेकिन ज़्यादातर जो है 90% जो लोग हैं वो इस क्षेत्र को आज भी बहुत आदर से इसको निभा रहे हैं, बहुत आदरपूर्वक इसको कर रहे हैं, सम्मान के साथ कर रहे हैं। आपके बच्चों का विकास वो कर रहे हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए वो जूझ रहे हैं। कई बार अपने घर की तरफ वो नहीं देख रहे, लेकिन अपने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी हर जिम्मेदारी को वो अच्छी तरह निभा रहे हैं। सोचिए, सिर्फ लिखने के लिए बुरा मत लिखिए, कुछ अच्छा भी सोचिए। मैं अपनी तरफ से फिर से डिक्लेरेशन पब्लिक फोरम में दे रही हूँ, ताकि जो पब्लिक देख रही है उनके लिए भी ये एग्जाम्पल हो, जो संस्था चालक देख रहे हैं उनके लिए भी ये एक मेरी तरफ से एक आह्वान है कि जब तक बच्चे स्कूल में नहीं आते वहाँ तक की कोई भी फीस ना ली जाए। और फीस के लिए तगादा लगाना तो है ही नहीं, उनको कॉल करके तगादा नहीं लगाना है, एक बात वो है। दूसरा, अगर उससे ज़्यादा बढ़कर इंसानियत के दायरे में आकर अगर आप ये समझ सकते हो कि हर व्यक्तिगत पालक जो है, पेरेंट, उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या समस्या है, उसके हिसाब से अगर हम स्टेप लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि जब तक बच्चे स्कूल में नहीं आते वो फीस तो हम लेंगे ही नहीं, साथ ही हर पालक से हम बात करेंगे, उनकी क्या समस्या है वो देखेंगे, उनकी क्या ज़रूरत है वो हम देखेंगे, अपनी तरफ से जो हम मदद कर सकते हैं वो हम करेंगे, और उनके हिसाब से उनको फ्लेक्सिबल जो है, जो भी सिस्टम चाहिए वो हम करके देंगे। मेरे कॉलेज में भी, होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में और बीएससी आईटी के कॉलेज में, थाने डिस्ट्रिक्ट में मेरे कॉलेज है, आपको एडमिशन चाहिए तो भी डायरेक्ट मुझसे बात करिए। आपको 25% जो डिस्काउंट है मैं बिना किसी डिक्लेरेशन के, बिना किसी सर्कुलर के मैं आज आपको देती हूँ। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई समस्या है आप बात करिए। शिक्षा देना हमारा काम है, शिक्षा आपकी कहीं नहीं रुकेगी, जितना हमसे हो सके उतना हम करेंगे, लेकिन थोड़ा हमको भी
ज़रूरी है पूरे सिस्टम को जो है, जो स्टाफ है उनका जो है उधर निर्वाह हो सके, उनका पगार निकल सके, बाकी के खर्चे भी निकल सके। क्योंकि जहाँ पर ग्रांटेड और एडेड स्कूल है तो उनको खर्चा पूरा गवर्नमेंट से आ रहा है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है, जो अनएडेड स्कूल है, छोटे छोटे जो स्कूल है, सेल्फ फाइनेंस जो स्कूल है, इनमें सिस्टम बहुत ही टाइट सिस्टम पे, टाइट बजट पर ये चलते। तो जितना हो सके उतना हम करेंगे। कुछ 2 कदम हम आगे आ रहे हैं, 2 कदम आप आगे आइए। किसी भी तरह से विद्या मंदिर और स्कूल के बारे में बुरा लिखना जो है उसको अवॉइड करिए। अगर आपको कोई व्यक्ति से कोई तकलीफ है, कोई खास एक संस्था से तकलीफ है, कोई खास एक स्कूल या कॉलेज से आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप डेफिनेटली पब्लिक में, मीडिया में लाइए, लेकिन एक ही लाइन में, एक ही स्तर में सबको मत आंकिए, एक ही स्तर में सभी के बारे में बुरा मत बोलिए। मेरी ये आपसे हाथ जोड़ के आज विनती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। मिलते हैं बहुत जल्दी दोस्तों। और एक बात मैं कहना चाह रही थी कि यहाँ से आगे मैं इंटरव्यू सेशंस लूँगी उन लोगों की जिनको हम अनसंग हीरोज़ बोलेंगे, जिन्होंने लॉकडाउन के इस समय में, कोरोना वायरस के इस समय में बहुत ही अद्भुत काम किया है लोगों के लिए। इस विषय में हम आपको टैगलाइन में सूचना भी देंगे। आप मेरे पेज को मरिया फर्नांडिस गायकवाड़ इसको फॉलो करिए। यूट्यूब में भी सेम नाम से है तो उसको भी देखिए और जितना हो सके इससे कुछ सीखने की कोशिश करिए। जो बातें यहाँ कही जा रही है उसको गंभीरता से लीजिए और इसको अपने आचरण में लाइए। बहुत सारे लोगों ने मेरे लाइव सेशन को अप्रिशिएट किया है, बहुत सारे लोगों ने जो कंटेंट है उसके बारे में बोला है, बहुत सारे लोगों ने सूचनाएं दी है अलग अलग विषयों के बारे में। इनको जैसे जैसे समय आएगा मैं उनको उन इश्यूज़ को मैं लेना चाहूँगी। तब तक बहुत सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। लॉकडाउन खुल गया है, आप मत खुलिए। लॉकडाउन में भी सजग रहिए, डिस्टेंस अपना मेंटेन करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, सेफ रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।